साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है भारत की डिजिटल क्रांति और विदेशों में इसकी धूम। साथियों, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले 3 देश सिंगापुर, फ्रांस तथा संयुक्त अरब अमीरात भारत की डिजिटल क्रांति में शामिल हो गए हैं और इन देशों के साथ भारत का यूपीआई के उपयोग के बारे में समझौता हो गया है। वैसे कंबोडिया है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, भूटान पहले ही क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ गौर करने योग्य है कि डिजिटल मुद्रा के माध्यम से अन्य देशों में निवास कर रहे लोगों को मुद्रा भेजने में आसानी होती है एवं दूसरे देशों को राशि भेजने पर लगने वाले खर्च में भी लगभग 2% तक की कमी आने की संभावना रहती है। लेकिन मैं डिजिटल इंडिया की मौजूदा स्थिति और उसमें हुई प्रगति के बारे में आपसे अपने विचार शेयर करूं। मैं यह यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ कि पहले डिजिटल इंडिया की इस पहल की पृष्ठभूमि से आपको अवगत कराऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। हालांकि इसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में ही रख दी थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो था, ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना और देश में डिजिटल साक्षरता और उपयोग में सुधार करना था। यह पूरा अभियान 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था। पहला, प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा। दूसरा, मांग पर शासन और सेवाएं। और तीसरा, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ भी निर्धारित किए गए हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे है, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच यानी सभी लोगों तक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। आपने महसूस किया होगा कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र जो है अपने आप में एक जटिल कार्यक्रम है और कई मंत्रालयों और विभागों में यह फैला हुआ है, लेकिन सभी के संयुक्त एवं समन्वित प्रयासों से इसमें सफलता मिल रही है। डिजिटल इंडिया के तहत महत्वपूर्ण पहलुओं को अगर हम देखें तो इसमें शामिल है डिजी लॉकर, ई स्वास्थ्य अभियान, ई शिक्षा अभियान, ई क्रांति जिसमें सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी शामिल है, और भीम यूपीआई पोर्टल और ई अस्पताल आदि। अब हम नजर डालते हैं इस डिजिटल अभियान की प्रगति पर। साथियों, आज देश के 84 करोड़ लोग 84 करोड़ लोग जो हैं इंटरनेट से जुड़े हैं। देश में 100 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें तो इसके वर्ष 2025 तक $1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन डॉलर पार करने की संभावना है। ई गवर्नेंस से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में व्यापक वृद्धि हुई है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने 1.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। चाहे शहर हों या गांव हों, छोटे खुदरा व्यापारी हों या बड़े व्यावसायिक संस्थान, सभी जो हैं यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। आज 10 रुपए की मूंगफली जब क्यूआर कोड की मदद से खरीदी जा सकती है तो इसकी उपयोगिता एवं सर्वव्यापकता का हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्राण होती है, और जब सरकार ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है तो फिर कहना ही क्या। आज डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए यूपीआई, डीबीटी, ई रूपी एवं मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं सुलभ रूप से प्रदान की जा रही हैं। यूँ तो भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन के कई ऑप्शन हैं, जैसा ऊपर कहा कि इनमें यूपीआई है, प्रीपेड,
प्रीपेड वॉलेट है, ई वॉलेट है, कार्ड्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफर मोड है और इंटरनेट बैंकिंग आदि। ये सभी जो हैं साधन हैं, लेकिन इन सब में यूपीआई डिजिटल पेमेंट में सबसे बेहतर विकल्प नज़र आता है। भारत के नागरिकों के बीच डिजिटल लेन देन करने के लिए देश में यूपीआई सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया है। यह स्वदेशी एकीकृत भुगतान प्रणाली जो यूपीआई है, वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से विश्वसनीय भुगतान प्रणाली साबित हुई है और अब यह विश्व स्तर पर स्वीकार्य भुगतान प्रणाली भी बन गई है। 5 वर्ष बाद यानी 2021 में यूपीआई ने वीजा, एलीपे, वीचैट पे और मास्टर कार्ड के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क बनने में सफलता हासिल की है। यूपीआई के माध्यम से मई 2023 में 14 लाख करोड़ रुपए के 9 अरब से अधिक के लेन देन हुए, जो एक रिकॉर्ड है। यूपीआई 123 पे 123 पे अब स्थानीय भाषा में उपलब्ध है और इसके लिए डिजिटल भुगतान और राष्ट्रभाषा अनुवाद मिशन भाषिणी के साथ साझेदारी की गई है। इसके परिणाम स्वरूप एक नियमित व्यक्ति जो है अपनी भाषा में वॉइस कमांड का उपयोग करके भुगतान करने में सक्षम होगा। भारत के यूपीआई की ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नवंबर 2019 में गूगल ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व से अनुरोध किया कि वह सेंट्रल बैंक से फेडनाउ की तुरंत भुगतान प्रणाली को भारत की यूपीआई की तर्ज पर जो है तैयार करे। वहीं कुछ दिन पूर्व भारत यात्रा पर आए माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला ने कहा कि भारत का डिजिटल स्वरूप अद्भुत है, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा है। इसी प्रकार भारत आए G20 के प्रतिनिधियों ने भी भारत को डिजिटल तकनीक का अग्रणी कहते हुए यहाँ पर हुए डिजिटल परिवर्तन की सराहना की। यानी भारत में डिजिटल तकनीक की जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें प्रगति हो रही है, उसकी सराहना की। हाल में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ने भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान कंपनी फोन पे के सहयोग से भारत में डिजिटल भुगतान 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अवसर, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत का डिजिटल भुगतान बाजार वर्तमान 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना से अधिक बढ़कर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद व्यक्त की गई है। इसमें प्रमुख योगदान जो है भारतीय फिनटेक को जाता है। फिनटेक यानी वित्त और प्रौद्योगिकी के गठजोड़ को फिनटेक कहा जाता है और इसको श्रेय दिया जाता है। गौरतलब है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में वित्तीय प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है। यानी फिनटेक के क्षेत्र में बड़े बड़े माल से लेकर के सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें हैं, पटरी पर सब्जी बेचने वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं आदि तमाम जो ये लोग हैं डिजिटल भुगतान आज स्वीकार कर रहे हैं। खास बात यह है कि बैंकों से निकाले जाने वाली नकद धनराशि के मुकाबले मोबाइल से किए जाने वाले भुगतान की राशि आज कहीं ज़्यादा है। तो इससे हम डिजिटल भुगतान की प्रगति का सहज अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आज भारत डिजिटल भुगतान और डिजिटल करेंसी के मामले में कई विकसित देशों से आगे निकल आया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल है और 2022 में भारत 90 मिलियन लेन देन के साथ 90 मिलियन लेन देन के साथ जो है ट्रांजैक्शन के साथ जो है वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। अब तक भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 35 ट्रिलियन रुपए पार कर गया है, 35 ट्रिलियन रुपए जो है पार कर गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में है।
भारत के बाद चीन का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है और अमेरिका तो काफी पीछे है। उम्मीद है कि 2026 तक भारत का डिजिटल लेन देन 75 लाख करोड़ रुपए 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की कामयाबी के और भी आयाम हमें नजर आते हैं। अनुमान यह भी है कि डिजिटल क्रांति से साल 2025 तक 26 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, 26 लाख। साथियों, भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल जो है बहुत ही सरल, सहज और सुरक्षित एवं पारदर्शी है, जिसके कारण आज भारत डिजिटल क्रांति में पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। भारत में डिजिटल क्रांति को देखते हुए विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देश भी भारतीय तकनीकी की मांग करने लगे हैं, ताकि उन देशों में भी डिजिटल क्रांति की शुरुआत की जा सके। इसलिए आशा की जा रही है कि आने वाले समय में भारत शीघ्र ही पूरी दुनिया में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़े निर्यातक देश के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत में डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नित नए नवाचार यानी इनोवेशन भी किए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत में ई रूपी को डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रारंभ किया गया है, हालांकि अभी यह प्रायोगिक अवस्था में है। इस डिजिटल मुद्रा को वॉलेट अथवा मोबाइल में रखा जा सकता है और डिजिटल मुद्रा के चलन में वृद्धि होते जाने से जेब में रुपये के रूप में जो है फिर हमें मुद्रा रखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। यह भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में एक अहम कदम जो है माना जा रहा है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के बजट में डिजिटल मुद्रा को भारत में चालू करने के संबंध में घोषणा की गई थी। ई रूपी डिजिटल मुद्रा के रूप में बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को समाप्त करने में सहायक होगा एवं इससे गैर कानूनी रूप से भारत में लाई जाने वाली विदेशी मुद्रा यानी मनी लॉन्ड्रिंग पर भी जो है अंकुश लगाने में आसानी होगी। ई रूपी के लिए लाभार्थी के पास इसकी जो लाभ हैं या इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि ई रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख जो यह विशेषता जो है इसको अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशिष्ट बनाती है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी अन्य डिजिटल रूप में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए बैंक खाता होना आवश्यक है, जबकि इसमें बैंक खाते की जरूरत नहीं है। एक अन्य लाभ यह है कि ई रूपी बेसिक फोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा इस व्यवस्था में कम लेन देन लागत के साथ ही तेजी से सीमा पार लेन देन करने की सुविधा भी होती है। साथियों, आज यदि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रहण प्रति माह औसतन 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में भी अतुलनीय वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, तो इसका श्रेय डिजिटल क्रांति को ही जाता है। फास्टैग की स्वचालित व्यवस्था लागू होने के बाद टोल टैक्स भुगतान भी अब बाकायदा डिजिटल हो गया है और वहां भ्रष्टाचार पनपने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। यह संग्रहण जो होता है वह केंद्र सरकार को भारत में मजबूत आधारभूत अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद तो करता ही है, साथ ही केंद्र सरकार देश में पूंजीगत निवेश को लगातार बढ़ाने में भी सफल हो रही है। साथ ही पात्र लाभार्थियों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को फंडिंग करने में या सब्सिडी आदि का पैसा सीधे ही लाभार्थियों के खातों में जमा होने में
किसी प्रकार की समस्या आड़े नहीं आ रही है। और डीबीटी जो है इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश में उचित मूल्य की लगभग सभी दुकानों में भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जा चुकी हैं। अब लगभग 95% अनाज का वितरण इन्हीं मशीनों के माध्यम से हो रहा है और जहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। भारत में डिजिटल क्रांति से केवल केंद्र एवं राज्य सरकारें ही लाभान्वित नहीं हो रही हैं, बल्कि सुदूर क्षेत्र में बसे ग्रामीणों एवं किसानों को भी इससे लाभ पहुंच रहा है। और जैसा पहले कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से लोगों को कल्याणकारी योजना के तहत जारी राशि जो है सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रही है और कहीं कोई भ्रष्टाचार या की शिकायत नहीं मिलती। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही भारत में राष्ट्रीय कृषि मंडी ई नाम की स्थापना भी हो चुकी है, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए देश में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बाजार मिलने में सुविधा होती है। आज भारत में इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने वाले नागरिकों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक हो गई है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने टेली शिक्षा है, टेली मेडिसिन है, वर्क फ्रॉम होम है, इन सब के माध्यम से पूरे विश्व के सामने डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है बल्कि मिशन टू एम्पावर है, तो उसी के आधार पर आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक गुड्स की अवधारणा सामने आ रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यानी डीपीआई, इसका आशय उन तकनीकी नवाचारों से है, टेक्निकल जो हैं इनोवेशन से है, जिनके माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग तक प्रमुख निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। वहीं डिजिटल पब्लिक गुड्स की अगर बात करें तो इसके तहत डिजी लॉकर जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच होने से कतार में लगे बिना ही, क्यू में लगे बिना ही स्कूल और कॉलेज के अंक पत्र तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं। जनधन आधार मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने सुपात्र लाभार्थियों को, जो पात्र लाभार्थी हैं उनको 100% प्रत्यक्ष नकदी अंतरण डीबीटी का लाभ दिया है। आज सरकार की जनधन योजना से लेकर डिजिटल इंडिया है, ई नाम है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, आयुष्मान भारत है, अटल पेंशन योजना आदि किसी भी कल्याणकारी योजना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। नमो ऐप है, माई गॉव, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या संबंधित योजना की वेबसाइट पर जाकर हम मिनटों में सब जानकारी उपलब्ध कर हमें हो जाती है और उनमें कहीं कोई दुराव या छुपाव नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान इतने बड़े देश को वैक्सीन उपलब्ध कराना और फिर मिनटों में उसका सर्टिफिकेट मुहैया करा देना बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए निश्चित तौर पर अचरज वाली घटना थी, लेकिन डिजिटल प्रणाली की वजह से आज ऑनलाइन भुगतान, एटीएम पर धोखाधड़ी और डिजिटलीकरण के माध्यमों के उपयोग से लोगों के साथ बैंक खाता धोखाधड़ी और अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे अपराधों को काबू में रखने के लिए साइबर थाने भी खोले गए हैं और पुलिस स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता है लोगों को स्वयं के स्तर पर भी सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लोगों की निजी सूचनाएं न केवल संबंधित व्यक्ति के लिए बल्कि देश की भी बहुमूल्य संपदा होती है और जिसका संरक्षण प्राथमिकता के आधार पर होना ही चाहिए। इसलिए सरकार ने भी इस गंभीरता को समझा है और जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी भी
प्रदान कर दी है। बताया जा रहा है कि डिजिटल डेटा संरक्षण कानून निजी तथा सरकारी संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि डिजिटल क्रांति ने देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। इसलिए उम्मीद करें कि सरकार देश के मजबूत डिजिटल ढांचे को ध्यान में रखते हुए जहां और अधिक सेवाओं को डिजिटलीकरण की छतरी में लाएगी, यानी डिजिटलीकरण के अंतर्गत लाएगी, वहीं दुनिया के जो जरूरतमंद देश हैं उनको भी अपने डिजिटल ढांचे से लाभान्वित करेगी, उनके साथ अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेगी। साथ ही सरकार देश में लोगों को डिजिटल तौर पर प्रशिक्षित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेगी ताकि वे साइबर ठगों के जाल में फंसने से बच सकें। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं स्वागत करूंगा। इसके अलावा आपने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लाभप्रद सूचना है। और अंत में, जैसा मैं बराबर कहते आया हूँ, मेरी कुछ पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, लिंक मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए आशा करता हूँ कि यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, लेकिन अगले हफ्ते मेरे ज्वलंत मुद्दे का अवश्य इंतजार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः नमस्कार।